हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल क्रैकपुर में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग सामान्य हिंदी में पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला पार्ट 1। पिछली कुछ क्लासों में हम पढ़ चुके हैं हिंदी भाषा का विकास। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वो क्लासें बहुत अच्छी लगी होंगी। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लासें देख सकते हैं और ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके आप वो क्लासें पा सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला में सबसे पहले जानते हैं वाक्य और उपवाक्य और पदबंध से रिलेटेड कुछ फैक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य को कहते हैं और वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होता है। उपवाक्य से छोटी इकाई की बात करें तो पदबंध होता है। पदबंध होता क्या है दरअसल कि जो पद को हम लोग शब्द भी बोल सकते हैं। जो शब्द जुड़े हुए होते हैं कुछ शब्दों से, तो उसे हम पदबंध भी कह सकते हैं। तो उपवाक्य से छोटा पदबंध। और पदबंध से छोटे की बात करें तो पद या शब्द। पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण। एग्जाम्पल में देखते हैं राम। राम में देखते हैं कि अक्षर और वर्ण में अंतर क्या होता है। तो चलिए राम। राम में 2 अक्षर और 4 वर्ण। अक्षर क्या होता है? अक्षर स्वर और व्यंजन से मिलकर बना होता है और वर्ण या तो स्वर होगा या तो व्यंजन होगा। तो इसमें रा और मा 2 अक्षर हैं। रा, बड़ा आ, मा और छोटा आ, ये 4 वर्ण हैं। आगे चलते हैं, वर्ण के बारे में देखते हैं। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण यानी कि स्वर और व्यंजन को एक व्यवस्थित समूह बनाया गया है, उसी समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर अगर बात की जाए तो वर्णों वर्णों की संख्या कुल 45 है, जिसमें से 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से। अगर लेखन के आधार पर देखा जाए तो लेखन के आधार पर 52 वर्ण है, जिसमें से 13 स्वर और 39 व्यंजन है। 39 व्यंजन है और इन 39 व्यंजन में 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन भी शामिल है। आगे हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आगे चलते हैं स्वर। स्वर के बारे में जानते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर कहलाते हैं। लेखन के आधार पर अगर स्वरों की बात की जाए तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 पीछे पड़ चुके हैं। उच्चारण की दृष्टि से 10। अब देखते हैं लेखन के आधार पर कुल स्वर कौन कौन से हैं। लेखन के आधार पर ओके, तो लेखन के आधार पर आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री री सी, ए, ओ, औ, अंग, आहा, ये 13 स्वर होते हैं लेखन के आधार पर। और उच्चारण के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो उच्चारण के आधार पर कुल 10 होते हैं। कौन कौन से 10 होते हैं? वो री ऋषि और अंग और आहा, इन तीनों को छोड़ करके सारे लेखन के उच्चारण के आधार पर होते हैं और सारे लेखन के आधार पर। ओके, आगे आगे चलते हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों के वर्गीकरण में सबसे पहले आता है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर। तो इसमें सबसे पहले आता है ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ आता है। आगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऐ, ओ, औ और आ। यानी कि सारे छोटे स्वर जो हैं वो
छोटे स्वर इसमें आ जाएंगे तुम्हारे ह्रस्व स्वर में, और उनको छोड़ करके जितने भी बचेंगे वो सारे तुम्हारे दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। आगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, ठीक है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगता है, और फिर दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से डबल समय लगता है, और प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। आगे चलते हैं। किसी को प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ होता है? किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। प्लुत स्वर जैसे कि बुलाते हैं राम, ओम, इस तरह। संयुक्त स्वर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संयुक्त स्वर, ये स्वर विजातीय ह्रस्व स्वरों से मिलकर बनते हैं। विजातीय का मतलब है एक स्वर दूसरा होगा तो दूसरा स्वर दूसरा होगा, ओके, सेम स्वर नहीं होंगे। तो कौन कौन से मिलकर के कौन कौन से संयुक्त स्वर बने? छोटा आ और छोटी ई, इन दोनों से मिलकर ए बनेगा। छोटा आ और ए से मिलकर ए बनेगा, और छोटा आ और छोटा ऊ से मिलकर ओ बनेगा। छोटा आ और ओ से मिलकर औ बनेगा। तो ये चारों आपके संयुक्त स्वर हैं, और किन से मिलकर बनते हैं ये आप लोग यहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। तो इसमें सबसे पहले आता है अग्र स्वर। अग्र स्वर किनको कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कार्य करता है। कौन सा भाग? अग्रभाग कार्य करता है, उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। किसका भाग? जीभ का, ओके। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। तो ये सब अग्र स्वर कहलाते हैं। आगे चलते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर में केवल एक आता है। सबसे पहले जानते हैं कौन होता है क्या है मध्य स्वर? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग? जीभ का मध्य भाग कार्य करता है, तो वो मध्य स्वर होता है। कौन सा आता है? छोटा आ। पश्च स्वर। पश्च स्वर को देखते हैं। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन से आते हैं? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ, ये सारे पश्च स्वर। आगे अब देखते हैं मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर। विवृत स्वर। सबसे पहले विवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है वह विवृत स्वर कहलाते हैं। विवृत स्वर में बड़ा आ आएगा। अर्धविवृत स्वर की बात करें तो अर्धविवृत स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है तो उसे अर्धविवृत कहते हैं। जैसे कि इसमें आएगा छोटा आ, ए, औ और आ, ये अर्धविवृत स्वर। और विवृत स्वर की बात करें तो बड़ा आ, याद रखना, बड़ा आ, ओके। समरस स्वर। समरस स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग कैसा होता है? बंद रहता है, उन्हें हम समरस स्वर कहते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अब देखते हैं अर्ध समरस स्वर की। अर्ध समरस स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है वह अर्ध समरस स्वर, ओके, ए और ओ। आगे चलते हैं। अब देखते हैं ओठों की स्थिति के आधार पर। ओठों की स्थिति के आधार पर देखें तो सबसे पहले आता है वृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी यानी कि गोलाकार होते हैं, ओके, जिन स्वरों के उच्चारण में वृत्तमुखी हो जाते हैं हमारे ओठ, तो उसे हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। कौन कौन से आते हैं? छोटा ऊ,
बड़ा ऊ, ओ, औ और आ। आवृतमुखी देखें तो आवृतमुखी में जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार आकृति नहीं होते हैं तो उसे आवृतमुखी कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए। ओके, आगे हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर, तो इसके आधार पर देखते हैं तो सबसे पहले कौन सा आएगा? निर्नुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा कहाँ से निकलेगी? हवा केवल मुंह से निकलती है तो उसे हम निर्नुनासिक कहते हैं। अच्छे से याद रखना। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? आ, बड़ा आ और ई। और अनुनासिक स्वर की बात करें तो अनुनासिक स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन से आएंगे? छोटा आ के ऊपर चंद बिंदु, बड़ा आ और ई सबके ऊपर चंद बिंदु। तो स्पेशली आपको याद रखना है, इसमें चंद बिंदु लगी होगी तो वो अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। और निनुनासिक छोटा आ, बड़ा आ और ई। आगे घोषत्व के आधार पर देखते हैं। घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। क्या है? स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, मतलब कि स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो वह सघोष या इसको हम घोष भी कह सकते हैं। ओके, सघोष या घोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती है और सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। और इसके बारे में आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छोटा आ और बड़ा आ। तो इसका मतलब है कि छोटा आ और बड़ा आ को बोलने से हमारे कंठ का प्रयोग होता है जो हमारे यहाँ गले में होता है। तो कंठ व्यंजन छोटा आ, बड़ा आ। तालु व्यंजन। तालु व्यंजन में छोटी ई और बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी ई को बोलने से हमारा तालु का प्रयोग होता है। ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन कौन कौन से हैं? छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनको बोलने से हमारे ओठों का प्रयोग होता है। मूर्धा व्यंजन। मूर्धा में री ऋषि आता है तो इसे याद रखना आप लोग। इसको बोलने से हमारा मूर्धा का प्रयोग होता है। कंठ तालव व्यंजन। मूर्धा क्या होता है? मूर्धा ये जो हम लोग दांत के जो नीचे और ऊपर वाले दांतों के ऊपर जो जड़ वगैरह होती हैं दांतों की, वो मूर्धा कहलाती है। कंठ तालव। तो कंठ तालव कौन कौन से हैं? ए और ऐ। तो इसमें कंठ तालव का मतलब है कंठ और तालु दोनों मिलकर। ए और ऐ को बोलने में कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है। कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में ओ और औ। कंठोष्ठ में मतलब कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ इन दोनों का प्रयोग कब होता है? जब ओ और ओ बोला जाता है। अंग और आहा, आयोगवा, ये दोनों कौन से श्रेणी में आते हैं? आयोगवा, याद रखना। आगे चलते हैं व्यंजन। व्यंजन में देखते हैं हम लोग स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हम लोगों ने स्वर को पढ़ा था कि जो स्वतंत्र होते हैं उनको स्वर कहते हैं और व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। याद रखना, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। ये याद रखना कि कोई भी व्यंजन हो उसमें आ स्वर हमेशा रहेगा। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव ही नहीं है। और उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है? 35 है। ये 33 + 2 लिखा है, ये आगे हम बताएंगे आपको डिटेल में कौन कौन से हैं।
तो कितने हैं? 35 हैं उच्चारण के आधार पर। और लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है? 35 प्लस 4 39। ये भी बताएंगे 35 प्लस 4 क्या है, वो आप यहाँ देखो। सबसे पहले कुछ डिटेल में है, आगे और डिटेल में मिलेगा। टोटल कितने व्यंजन होते हैं हम लोगों के? व्यंजन की बात करें तो हिंदी में कितने होते हैं? 39 व्यंजन। और जिसमें 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, 4 अंतःस्थ व्यंजन और 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन, 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन, जिससे कि 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। इन सबको मिला करके 39 व्यंजन हो जाते हैं। तो इन सब के बारे में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं और इनकी संख्या कितनी है? 4। अब देखते हैं कि 4 कौन कौन से हैं संयुक्त व्यंजन। ये 4 छछत्री, त्रातरशूल, ज्ञानी और स्रा, ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं। अब देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से व्यंजनों से मिलकर बने हैं। तो का और शा, का और शा से मिलकर छाछत्री बनता है और ता और रा से मिलकर त्रा बनता है। अब यहाँ देखना कि ये जो पहला वाला व्यंजन है इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी कि जिस भी व्यंजन में नीचे हलंत लगा होगा तो इसमें कोई भी स्वर मिला हुआ नहीं होगा। ठीक है, तो इनसे मिलकर क्या बना? ता और रा से त्रा। और जा और यहाँ से ज्ञा बनेगा और सा, सीटी वाले सा और रा से स्रा बनेगा। तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? डायरेक्ट पूछ लेगा कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? छाछत्री, त्रातरशूल, ज्ञानी और स्रा, ये चारों होते हैं। अब पूछेगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि छाछत्री कौन से व्यंजन के बीच आता है, वर्णमाला में कौन से व्यंजनों के बीच में आता है। तो आपको वर्णमाला में नहीं जाना है, वो यहाँ पे ऑप्शन में दे देगा, तो वो यहाँ पे देखा जाएगा कि किससे मिलके बनता है। तो का और शा इन दोनों के बीच में आएगा, ऐसे ऑप्शन में आता है। तो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी मत होइएगा। जैसे कि पूछ लिए त्रा त्रिशूल, त्रा त्रिशूल वर्णमाला में कौन से व्यंजनों के बीच में आता है, तो वो ता और रा। तो ऐसे ये सभी देखो। ओके, तो आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की बात करें तो स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान, यानी कि किसी स्थान का मतलब है कंठ, तालु, मुर्दा, दांत या ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकलते हैं, तो उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? का से लेकर के माँ तक होता है। कौन से? स्पर्श व्यंजन टोटल 25 होते हैं, का से लेके माँ तक होते हैं। और यह कितने वर्ग में होते हैं? 5 वर्ग में बटे होते हैं। और प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा जाता है। ओके, तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। आगे इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कल। स्पर्श व्यंजन कल डिटेल में पढ़ेंगे और ये टेबल वगैरह सब कुछ आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ाई जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।